अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। 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 गौतम स्वामी भगवान की जय। हेलो। बहारों से बने फूल, फूलों से बने गुलदस्ते, बहारों से बने फूल, फूलों से बने गुलदस्ते। कुछ कहने से पहले आप सभी लोगों को गौतम लब्धि फाउंडेशन की ओर से प्यार भरा नमस्ते। वैसे आज जो हमें वक्ता मिले हैं, मैं वक्ता नहीं उन्हें व्यापारी करके कहूंगा। वो एक ऐसे व्यापारी हैं जो गम खरीदते हैं और खुशियां बांटते हैं। उन्हें रिश्तों के डॉक्टर भी कहा जाता है। तो ऐसे विशाल जी रामावत के बारे में हम लोग जितना कहेंगे उतना कम है। अगर हम इनके अनमोल विचारों को सुन के अगर हमारे जीवन में उसका प्रयोग करेंगे तो जरूर ही हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आइए चंद्रकांत जी बलगढ़ कृपया आगे बढ़ रही सत्कार के लिए सत्कार करना है। इसके बाद उनके साथ में जो रामावत जी के साथ में इनका सत्कार होने के बाद धन्यवाद गौतम लब्धि फाउंडेशन। चलेगा, आप सभी की अनुमति लेके आज का मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी की इजाजत है तो एक बार तालियां बजा के मुझे परमिशन दे दीजिए। हाँ, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले भगवान महावीर को हम याद करेंगे कि हे त्रिशला के पुत्र ध्यान तुम्हारा हम करते हैं, शब्दों के अगणित पुष्पों से गुणगान तुम्हारा करते हैं, तेरे ही पद पर चलकर हे स्वामी जीवन के हर क्षण का उत्थान हम करते हैं। देखिए इस संघ पर, इस सतत श्री संघ पर आचार्य देवेश परवीन ऋषि जी महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है, वृद्ध हस्त रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम परवीन ऋषि जी महाराज साहब का जयकारा लगाएंगे। चलिए पहले आनंद ऋषि जी महाराज का, आचार्य सम्राट 1008 आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जयकारा। बोलिए आनंद ऋषि जी महाराज की नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है। जय लगानी है 21 टाइम्स, 21 बार, ठीक है? हाँ यस वही। आंटी जी बड़े होशियार है। हाँ एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, बिल्कुल सही आइडिया दिया ना। चलिए आनंद ऋषि जी महाराज की जय। जय हाथ उठाके जय, हाथ उठाओ सभी, अपना एक हाथ राइट हैंड, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको ही बोलना है। बोलिए जोर से जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ बोलते रहिए 21 टाइम। हाँ देखिए जय बोलने से क्या होता है कि जितने भी आपके पाप होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, और जो जय नहीं बोलता ना वो पाप कहां चले जाते हैं? उसके पास। किसके पास? जो जय नहीं बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, जय गाने में बहुत बड़ा राज छिपा है। इसलिए अब परवीन ऋषि जी महाराज की जय बोलेंगे। बोलिए परवीन ऋषि जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कंटिन्यू। चलिए चलिए, धन्यवाद। अब शुरुआत करेंगे के लिए मुझे टॉपिक दिया है संघ वालों ने, जनरेशन गैप। अब मैंने जब ये टॉपिक मुझे 7 दिन पहले यहाँ पे दिया गया, आपके संघ से मुझे फोन आया कि मुझे जनरेशन गैप पे बोलना है, तो मैंने सोचा कि ये जनरेशन गैप शब्द आया कहां से, कब आया, कितने सालों पहले आया। मैं थोड़ा सा गूगल बाबा से मैंने पूछा कि जनरेशन गैप कब बना, ये शब्द अपने अस्तित्व में कब आया। तो मुझे पता चला कि ये जनरेशन गैप तब से आया जब दादा और पोते के विचार नहीं मिलने लगे। फर्स्ट पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी के बीच में जब गैप आने लगा, उनके विचार इन पीढ़ी से विचारों से नहीं मिलने लगे। गूगल बाबा ने और मुझे बताया कि आधुनिकता में परिवर्तन आ गया। पहले लैंडलाइन थे, अब मोबाइल आ गए। भाषा का भी चेंज आ गया, पहले हम मारवाड़ी हिंदी बोलते थे, आज की जनरेशन इंग्लिश बोलती है। वहां से गैप क्रिएट हुआ।
मैंने सोचा कि नहीं, इस दुनिया के अंदर दादा का सबसे अंतिम दोस्त कोई होता है तो कौन होता है? उसका पोता। और पोते का पहला दोस्त कोई होता है तो कौन होता है? उसका दादा। मुझे लगा नहीं, दादा पोते के बीच में कभी गैप हो ही नहीं सकता। जितने हमारे चिल्ड्रन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कंफर्टेबल होते हैं, उतने अपने पेरेंट के साथ होते क्या नहीं होते। मैंने कहा ये बेईमानी है, ये जनरेशन गैप तो हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि और कहां पे जनरेशन गैप हो सकता है। मुझे लगा कि नहीं, जनरेशन गैप तो कहीं नहीं है। अगर जनरेशन गैप होता तो एक ही मां के कोख से पैदा हुए 3 भाई साथ में खेले, साथ में पढ़े, एक बिस्तर पे सोए, एक दूसरे के पुराने कपड़े पहने, एक दूसरे की पुरानी बुक्स को उपयोग में लाया, एक ही पीढ़ी के 10-10 साल से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे, एक दूसरे के प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे। अब मुझे बताइए, जिनके अंदर उम्र का फर्क सिर्फ 2 साल का है, वहां पे जनरेशन कहां है? मुझे तो सिर्फ गैप भी गैप दिख रहा है। चलिए भाई भाई को छोड़िए, पति पत्नी 3-4 साल का फर्क होता है, बनती नहीं। पति पत्नी के बीच में बहुत कम बनती है, जहां बनती है वहां बहुत बनती, जहां नहीं बनती वहां। अब बताइए यहां पे कहां पे जनरेशन आया क्या? नहीं। सारे रिश्तों के अंदर जनरेशन तो है ही नहीं, बस गैप गैप है। इसलिए आज मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया है, जनरेशन को मैंने हटा दिया है। आज मैं बोलूंगा गैप, ओनली गैप। और मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं ही नहीं, इस गैप के ऊपर मैं ना बोलूं। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इस गैप शब्द का ऑपरेशन करें और हर रिश्ते में जो ये गैप रूपी ट्यूमर फंसा हुआ है, हम सभी मिलकर आज उस ट्यूमर को निकाल लें। देखिए, एक चीज होती है कि कुछ रिश्ते मिलकर परिवार बनाते हैं, कुछ रिश्ते मिलकर, उसका वॉल्यूम कहां के साउंड, उसका वॉल्यूम बढ़ा और बेस। कुछ रिश्ते मिलकर परिवार बनाते हैं और बहुत सारे परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? समाज। समाज जब बनता है तो समाज के हम कुछ लोग क्या करते हैं? उसमें से एक ट्रस्ट बनाते हैं। ये अध्यक्ष है, ये संपत्ति है, ये सचिव है, ये कोषाध्यक्ष है, ये सदस्य है, ये प्रचार मंत्री, ये हम बनाते हैं। अब आप देखिएगा, एक ट्रस्ट के अंदर 60 साल का व्यक्ति अध्यक्ष है, 35 साल का व्यक्ति सचिव है, 25 साल का लड़का सदस्य है। अब यहां पर गैप नजर आता है। अध्यक्ष साहब 60 साल के हैं, सचिव महोदय 35 साल के हैं, कोषाध्यक्ष जी 40 साल के हैं, यहां पर गैप लगा। अब मैं आपको बताऊं कि समाज की, मुझे आज थोड़ा सा हर्ट हुआ। 8 बजे का कार्यक्रम था, मैं 6 बजे से यहां पे आके बैठ गया था। 8 बजे ऑडियंस नहीं आए। मुझे पता पड़ा कि शिरूर के अंदर कम से कम हमारे 400 घर हैं, प्रेजेंट बहुत कम है। देखिए, अभी अंगूर का सीजन था, मैं मार्केट में गया, सब्जी मार्केट में, वहां पे अंगूर बिक रहे थे। एक लॉरी पे अंगूर जमे हुए थे। मैंने अंगूर वाले से पूछा कि भैया अंगूर क्या भाव दिए तुमने? उसने कहा साहब 100 रुपए किलो। मैंने कहा कुछ कम कर, 100 रुपए ज्यादा कह रहा है। उसने कहा कि साहब कैरेट से लॉरी में जमाते वक्त कुछ अंगूर झुंड से अलग हो गए, उसका मैंने ये अलग से पहाड़ बना रखा है, उनको आप लेके जाओ, वो 50 रुपए किलो। चलो एक काम करो, आप 30 रुपए दे दो। ये उतने ही कड़क हैं, उतने ही मीठे हैं जितने ये झुंड में। फर्क इतना, मेरी गलती ये हुई कि मैं जब उन्हें कैरेट से निकाल के लॉरी में जमा रहा था, टूट गए। तब एक दिमाग में मेरी बात आई कि चाहे हम कितने भी मीठे हैं, चाहे हम कितने भी कड़क हैं, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर हम हमारे झुंड से अलग हो गए तो हमारी कीमत जो है वो आधी से भी आधी हो जाएगी। ये बात वहां से समझ में आई। इसलिए किसी कवि ने कहा कि पत्ता तब तक सलामत है जब तक कि अपने पेड़ से जुड़ा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक कि पर्वत से जुड़ा है, तारे तब तक सलामत है जब तक कि आसमान से जुड़े हैं, और इंसान तब तक सलामत है जब तक कि वो अपने समाज, अपने धर्म से जुड़ा है। आपने अपना समाज, अपना झुंड छोड़ दिया तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप असुरक्षित हो जाओगे। देखिए, अब समाज में, समाज का चलन कैसे होता है?
एक आपको पता है राजस्थान के अंदर या हर जंगलों के अंदर एक जानवर पाया जाता है जिसे हम सेई कहते हैं। सेई नाम का सुना है आपने जानवर? छोटा सा होता है, उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं पीछे, पूरे बॉडी पे कांटे होते हैं। उसको सांप, अजगर, टाइगर, शेर कोई भी उसको नहीं मार सकता, बड़े बड़े कांटे होते हैं उसके अंदर। वो जैसे कोई पास आता है वो कांटे हिला देता है। तो सेई की एक आदत होती है कि जब भी टेम्परेचर 3-4 डिग्री का होता है, ठंड बढ़ती है, वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। रात में जब सर्दियों के दिनों में ठंड पड़ती है वो मर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं, जंगल के जितने भी सही है सब पास पास में एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने से क्या होता है, उनके जो कांटे हैं ना वो एक दूसरे के शरीर में घुसते हैं। जब एक दूसरे के शरीर में घुसते हैं तो खून का फव्वारा छूटता है, दर्द होता है। अब उसमें से कुछ सेई दर्द सहन नहीं कर सकते, वो झुंड से अलग हो जाते हैं और ठंड से तड़प के मर जाते हैं। और जो दर्द सहन करते हैं, जो रात भर झुंड में बैठे रहते हैं अपने भीतर कांटों को लेकर, वो सुबह तक जिंदे रहते हैं। संगठन में रहने में समस्या तो आती है, जो संगठन को चलाते हैं उनसे पूछिए, कई बार झुकना पड़ता है, मनाना पड़ता है, रूठे हुए लोगों को लाना पड़ता है, तब जाके संगठन चलता है। दर्द को सहन करना पड़ता है, लेकिन जिसने दर्द सहन किया उस संगठन की जीत होगी। अब मैं ये जितने भी संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं उनके लिए बात लेके आया हूं कि संगठन चलना कैसे चाहिए, समाज का ट्रस्ट कैसे चलता है। चाहे युवा भी हैं, बुढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। एक गांव में आग लग गई, सारे गांव वाले गांव छोड़ के चले गए, सिर्फ 2 लोग पीछे बचे। एक था अंधा, दूसरा था लंगड़ा। अंधा देख नहीं सकता इसलिए पीछे बचा था, लंगड़ा भाग नहीं सकता इसलिए पीछे बचा था। तो लंगड़े ने कहा अंधे से कि हम 2 ही बचे, एक काम कर, मुझे तेरे कंधों पे बिठा दे, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। इसने कहा लंगड़े ने। अंधे आदमी ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और उस आग से वो निकल गए। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? मेरी इस कहानी में अंधा कौन है? मेरे इस कहानी में अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके अनुभवों को, उसके ज्ञान को अगर युवा अपने कंधों पे लेकर चल जाए और इस देश को चला दे तो इस जमाने भरी लगी आग में वो बाहर निकल सकता है। ये था समाज। अभी मेरे पास देखो बैठने का पेशेंस पावर भी कम है। जो समय पे आए, कुछ लोग 8 बजे से आके बैठे, प्रोग्राम 9 बजे शुरू हुआ, इसलिए जो टाइम पर आए उसके लिए जोरदार तालियां। अब क्योंकि ये विडंबना होती है कि जब तक ग्राउंड पूरा भरता नहीं है वक्ता को बोलने का, अब मैंने प्रोग्राम 9 बजे शुरू किया है, वो 1 घंटे से खाली बैठे, इसलिए अपनी बातों को शॉर्ट में करता हुआ चलूंगा। अब मैंने समाज के बारे में बोला, समाज को कैसे अपन चला सकते हैं, युवाओं को कैसे गाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम परिवार पे। परिवार में बहुत सारे रिश्ते हैं, माता पिता, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, सास बहू आज का सबसे रोचक टॉपिक है, क्योंकि आज महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सास और बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, हम और हमारे मित्र, ये परिवार के कुछ बहुमूल्य रिश्ते होते हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आज की शुरुआत किस रिश्ते से करूं? ऑडियंस से जानना चाहता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ बोलूं ही नहीं, आप उससे प्रश्न भी करें। कैसा भी प्रश्न आपके अंतर मन में चल रहा, कैसा भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो रिश्ते हमने यहाँ पे बनाए हैं, अब चूंकि आप अपने दिमाग में जनरेशन गैप लेके आए हो, आजकल जनरेशन गैप चल रहा है बच्चों और पेरेंट्स, बहुत गैप चल रहा है ना। अब आप मुझे बताइए कि बच्चे और पेरेंट्स, यहां से मैं शुरू करता हूं, करो, चलेगा? ठीक। चिल्ड्रंस और पेरेंट्स में गैप कैसे बनता है बताइए। हाँ, यस, क्या बात है, क्योंकि हम स्कूल में रहते हैं, वो दुकान में रहते हैं। बिल्कुल सही है। कौन रहते हैं दुकान में? पापा। बेटा आजकल है ना, आजकल पार्ले बिस्किट के पीछे जी लगता है, पार्ले जी, और पापा के पीछे वो पापा बोलते हैं।
पापा के पीछे जी लगा। हाँ अब हाँ एक देखिए, बच्चों ने शुरुआत की है, मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि आप सभी मिले। हाँ इधर से। हाँ थॉट्स नहीं मिलते, ठीक है। और कोई पेरेंट्स से कोई बताएगा कि कहाँ आप मेरे पास आ। हाँ 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 कुछ बोल। हाँ जब भी अगर हम स्कूल से भी आए, हाँ हाँ चालू है, चलो वॉल्यूम बढ़ा। स्कूल से भी नहीं आए, हाँ। अगर स्कूल से भी आए हाँ। तो पापा हमेशा दुकान पे रहते, रात को 10-11 बजे आते, ठीक है। हम सो जाते, मम्मी हमेशा किचन के काम में बिजी रहते। ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर जब ना वो कुछ मतलब महीने में एक बार मिलता है संडे, वो भी पेरेंट्स को एडजस्ट कर सकते कि नहीं रहता। जब तक वो काम करेंगे तब तक हमारा एजुकेशन होगा, और जब हम पूरे बड़े होने के बाद हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, तब हमें हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी समझ आएगी, और जब हम खुद पेरेंट बने तो हमें सबकी जिम्मेदारी समझ आएगी। भाई शुरू वाले बच्चे इतने होशियार हैं तो बड़ों से मैं क्या उम्मीद करूँ। आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष आप मेरे पास खड़े रहना, मैं जहाँ माइक भेजूँ वहाँ पे आप माइक लेके जाना। हाँ पेरेंट्स से कौन है जो अपनी मम्मियों से कौन बोलेगा? बच्चों ने शिकायत कर दी है कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते। हाँ इसकी मम्मी क्या कहती है? चलो मम्मी के पास लेके जाओ। देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त तो देते हैं पर उन्हें जितना चाहिए शायद उतना नहीं दे सकते। सही है, जितना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते हम। हाँ हर्ष। हाँ भैया आप बैठ जाओ। क्या नाम आपका? जय। बड़ा होशियार है जय। जय ने तो यहाँ तक बता दिया कि जब हम पेरेंट्स बनेंगे तब क्या होगा। मतलब इसकी सोच देखिए कितनी लंबी गई। हाँ 20वीं पीढ़ी तक चली गई। अब देखिए, अब मैं आपसे ना, देखिए मेरी बातें हो सकती है कि वैज्ञानिक ना हो, मैं वैज्ञानिक बातें कम करता हूं, मैं आध्यात्मिक बातें करूंगा, हर रिश्ते को अध्यात्म की तरह से समझाऊंगा। लेकिन ये मान के चलिएगा विज्ञान हमेशा अध्यात्म के आगे झुका है, इस बात को भी आप लेके चलिए। भले ही मेरी बातें साइंटिफिक ना हो लेकिन स्पिरिचुअल जरूर होगी। अब होता ऐसा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हाँ क्या हुआ? अच्छा बच्चों को नीचे बिठा, पनिशमेंट मिल रहा है बोलने का। अच्छा कुर्सियां कम हो रही है, ठीक है बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप कहां से आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आप नोटिस करना, माताओं से कह रहा हूं, जब बच्चे छोटे होते हैं हमारे पीछे घूमते हैं। मम्मी आज तो मुझे स्कूल बस में बैठाने आई ना, मेरी फ्रेंड ने मेरी चोटी खींची, तो मैंने क्या किया, अपनी वाटर बोतल से उसको मारा। मैंने उसको वाटर बोतल से मारा, उसने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई, देखो मेरे यहाँ पे लगी। तो आप क्या करते हैं, उसको फूंक मारेंगे, थोड़ा सहलाएंगे, भली ना लगी हो। बच्चे पूरे दिन में क्या करते हैं सारी डिटेल आपको देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है आपके पास, वो पूरे दिन आपके पीछे घूमेंगे और रात को सोते वक्त भी आपसे बताएंगे कि मम्मी आज ये हुआ, आज उसने ये कहा, आज ये कहा, आज वो हुआ। कहते कि नहीं कहते? अगर कहते तो एक बार तालियां बजाओ कि अगर मैं सही कह रहा हूं, समझ में आ रही है बात, कहते ना। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं थोड़े से, फिर हम उनके पीछे पीछे घूमते हैं, बता ना आज क्या हुआ, तो उदास क्यों है? फिर वो आपको मामू बनाती, मैं कहाँ उदास हूं, मैं तो ठीक हूं। बता तेरा एग्जाम कब आ रहा है, तेरी प्रिपरेशन कैसी है? बस ठीक है, माँ कह दिया ठीक है। स्कूल से आई, सीधी रूम में घुस गई, मोबाइल लेके बैठ गई। आपने अगर जबरदस्ती फोर्स भी कर दिया बेटे पे या बेटी पे, तो वो बता देगी जो हुआ ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, जो बच्चे सारी चीजें बताते थे उन्होंने बताना क्यों बंद कर दिया? पेरेंट्स के डर से। ये पेरेंट्स के डर से। कुछ सही कह रहा है, कुछ सही कह रहा है। हाँ बेटा मम्मी कह रही है तो नीचे बैठ, चल बैठ जा, बहुत ज्यादा बोल रहा है, चल बैठ जाओ, माइक तेरे पास है, जय नीचे बैठ। मम्मी का बीपी बढ़ा रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो बच्चे सब कुछ बताते थे उन्होंने सडनली बताना बंद कर दिया, व्हाई? हुआ ऐसा एक दिन
मम्मी आज मैं स्कूल बंक करके मूवी देखने गई। क्या बोला उसने? मम्मी आज मैंने स्कूल बंक करके मूवी देखने गई। तब आपका चेहरा, तब आप स्माइल करते हो। जब बच्चे छोटे थे सब बताते थे तब आप स्माइल करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, उसकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे। जब उस दिन जिस दिन बोला कि मम्मी आज मैंने स्कूल बंक करके मूवी देखने, पिक्चर देखने गई, तब आपका चेहरा कैसा हो गया? आग बबूला। उस बच्चे ने अपने ऑनेस्टी के संस्कार के थ्रू जो हमेशा आपको सच बताता आया है, उस दिन भी उसने आपको सच बताया, हमेशा उसको एक्सेप्टेंस मिलता था। आज उसको पहली बार क्या मिला? रिजेक्शन। आपके बॉडी से उसने नेगेटिव वाइब्स देखे। जो बच्चा सब कुछ पता था, आज उसने देखा कि मम्मी के चेहरे का भाव बदल गया है, मम्मी के दिमाग में जजमेंटल थॉट्स पैदा हो गए हैं। क्यों गई? किसको पूछ के गई? मुझे पूछा था क्या तूने? तेरे एग्जाम नजदीक है, क्यों गई? आज पहली बार उस बच्चे को रिजेक्शन मिला। कुछ दिनों बाद उसने वापस एक बात बताई, फिर रिजेक्शन मिला। कुछ दिन बाद उसने और बताया, फिर रिजेक्शन मिला। कुछ दिन बाद उसने और बताया, फिर रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलते मिलते उसने बताना बंद कर दिया और आपको लगा कि उसने करना बंद कर दिया, लेकिन करना बंद नहीं किया, उसने सिर्फ आपको बताना बंद कर दिया। जो मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स बंक करके मूवी देखने जाते हैं, मेरा भी मन होता है, मेरी भी इच्छा होती है। क्या ये गलत है? मूवी को, स्कूल को बंक करके मूवी देखने जाना, क्या ये गलत है? बोलिए। है। पार्टी में सिगरेट बियर पीना, क्या ये गलत है? है। पार्टी से लेट नाइट घर पे आना, क्या ये गलत है? गाड़ी को ओवर स्पीड चलाना, क्या ये गलत है? लेकिन मेरी क्लास के सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स वैसा करते हैं। अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझ पे हंसते हैं, मुझे उस ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, जबकि मैं उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? उस समय अगर आपने बच्चे को कहा होता कि बेटा जो स्थिति, जो वाइब्रेशन देख के तेरे करने की इच्छा होती है, वो होने की इच्छा गलत नहीं है, तू गलत नहीं है। जो आज के माहौल में जो लोग कर रहे हैं उसको देखकर करने की इच्छा होना गलत नहीं है। अगर आपने ऐसा बोला होता वो बच्चा आपके क्लोज आ जाता और फिर आप एक बात कहते कि तो जो है वो गलत नहीं है, जो तू करने जा रही है लोगों को देखकर, वो तेरे लिए गलत है। एक बात याद रखना, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। और बच्चों को प्रोटेक्ट करने का मैं एक मंत्र आपको बताता हूं। मेरे दृष्टिकोण में वही सबसे बड़ा मंत्र है। बच्चों को उस मंत्र के बिना प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, बच्चों को नहीं बचाया जा सकता, और वो एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है कि आपके बच्चे अपने जीवन में होने वाली सारी बातें आपको आगे बताएं। एब्सोल्युटली एवरीथिंग, सब कुछ आपको बताएं, सब कुछ। देखिए, जब हम स्कूल और कॉलेज में थे ना, तब काउंसलर्स नहीं थे। थे क्या काउंसलर्स? आज हर स्कूल कॉलेज के अंदर काउंसलर्स अनिवार्य है। मैंडेटरी कर दिया काउंसलर को हर स्कूल के अंदर। जितने भी मेट्रो सिटी में स्कूल थे वहां पे सब जगह काउंसलर बैठे। काउंसलर और पेरेंट्स में क्या डिफरेंस? काउंसलर कौन होता है पता है आपको? कोई बताएगा मुझे काउंसलर किसे कहते हैं? काउंसलर कौन? काउंसलर वो जिसे हम जाके अपने मन की बातें सारी बता दें, उसे क्या कहते हैं? आजकल स्कूलों में काउंसलर बैठते हैं टीचर्स के साथ, उनका एक अलग से कैबिन होता है। वहां पे जाके वो लड़की कहती है कि सर मुझसे ये गलती हो गई, गलती छोड़ो मुझसे ये पाप ही हो गया। और आजकल के बच्चों से बहुत कुछ हो जाता है।
आजकल के बच्चों से बहुत कुछ हो जाता है। अब जो स्ट्रेंजर जो आदमी है, जो अजनबी काउंसलर है, जब वो बच्ची बता रही है या बच्चा उसको बता रहा है कि सर मुझसे ये हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, तो उस काउंसलर के दिमाग में उसके प्रति क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट्स पैदा नहीं होते। वो उसको सुन रहा है, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ये गलत है, लेकिन आपने किया है गलत है, आगे से मत करना। और जैसे ही उसको वहां से एक्सेप्ट के और रेस्पेक्ट के वाइब्रेशन मिलते हैं, बच्चा हमारा कंफर्टेबल होता है और उसको सब कुछ बताना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो बात अपने पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स के वाइब्रेशन नेगेटिव होते हैं। क्यों गई तू वहां पे? क्या हमने ये संस्कार दिए थे तुझे? क्या हमारे परिवार की यही इमेज है? तूने क्या कर दिया? जैसे ही ये बातें हम बताते हैं, बच्चे पेरेंट्स से अपनी दर्द, अपनी फीलिंग्स, अपनी मिस्टेक्स शेयर करना बंद कर। और बच्चे तब तक प्रोटेक्ट नहीं हो सकते जब तक वो अपनी सारी बातें आपको शेयर नहीं की। देखिए एक चीज और है, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में एक गार्डन में गए। शाम के समय जब वापस निकले, अंधेरा हो गया था, पत्नी और पति दोनों बाहर आए, देखा कि बच्चा जो था छोटा 8 साल का, वो नहीं था सही। तो पति ने कहा, उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, बच्चा कहाँ? तो गार्डन में छूट गया। अब इतना लंबा मिलो गार्डन, लंबा चौड़ा, अब रात भी हो गई है, उसे ढूंढेंगे कैसे? उस फिलोसोफर ने अपनी वाइफ से पूछा कि तूने उसे कहीं जाने से रोका था? कि हाँ, मैंने उसे फव्वारे के पास जाने से रोका था। तो 100 में से 99 मौके ऐसे हैं कि वो फव्वारे के पास ही मिलेगा। वो गए, वो बच्चा फव्वारे के पास पाँव उठा के बैठा। पत्नी ने कहा कि ये कैसे हुआ? बच्चों की एक आदत होती है कि जहां जिन चीजों के लिए हम उन्हें रोकते हैं, उन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, और जिन चीजों के लिए हम उन्हें धकेलते हैं, उन्हें पुश करते हैं, उन चीजों के प्रति उनका दिमाग नहीं इन्वेस्ट है। बच्चों को अगर सुधारना है, बच्चों में अगर चेंज लाना है, तो उनको उपदेश और आदेश देना बंद करो। व्याख्यान में चल, व्याख्यान में चल, व्याख्यान में चल ना, खुद व्याख्यान में जाओ, 2 घंटा व्याख्यान सुनो, घर पे आओ और उसे बताओ कि आज मैं व्याख्यान में गई थी, पिछले 20 दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, आज साहिब जी ने पाठ से बैठ के वो बात कही, उस बात के अंदर मेरा आंसर छिपा था, क्या मजा आ गया, क्या आनंद आ गया, वाह। तुझे भी जाना है तो जा, मजा आएगा। फोर्स नहीं कर रही हूं, बता रही हूं। बच्चों को उपदेश और आदेश कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पेरेंट्स खुद नहीं करेंगे। उनकी छाया बनकर पेरेंट्स, बच्चे कभी नहीं चेंज। एक बार मैंने ट्रेन में सफर कर रहा, मैं B1 में था और B3 में मेरी कोई पहचान की फैमिली थी। मैं निकला, एक थे ना वो पहचान वाले, कौन? थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ मैं। अब मैं B1 में था, B3 में एक फैमिली थी, मैं सडनली उनसे मिला, उनके हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, एक था 5 साल का, एक था 3 साल। दोनों एक खिलौने से खेल रहे थे। मैं भी उनके पास जाके बैठा, उनके कपल से मैं बात करने लगा। तब तक क्या हुआ कि दोनों बच्चे उस खिलौने के लेके क्या करने लगे, झगड़ने लगे। बड़े वाले का मुझे दे, छोटे वाला का मुझे दे। जब वो जोर जोर से झगड़ने लगे तो उसकी माँ ने बोला बड़े वाले को, उसको दे दे जय, ये खिलौना छोटे वाले को दे दे। तो जय ने कहा क्यों? बिल्कुल सही, उसने पूछा क्यों? तो उसकी मां ने उससे कहा वो छोटा है ना, तू बड़ा है ना, चल दे उसको। तो जय ने कहा इसका मतलब तो मैं जीवन भर बड़ा ही रहूंगा, पूरी लाइफ टाइम इस छोटे को देना ही देना, ये कोई बात मुझे नहीं चाहिए। तो जय की मम्मी ने क्या कहा, चुप बैठ जा, जवान चलाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिन बच्चों को हम बचपन से बोलना सिखाते हैं, बोल बेटा मम्मा, बोल दादी, बोल पापा, वो चलना नहीं पाता, उसके पांव चलने, उसको पकड़, थाई कर उसको खड़ा रखना है।
2 साल तो उस बच्चे को चलना बोलना सिखाते हो और फिर वो जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है तो क्या मैं कहता हूं चुप बैठ। दोनों चीजें उसको एक साथ कहते हैं, बोल मत चल मत बैठ जा चुप बैठ। और उस महिला ने मुझसे मेरी तरफ जाके देखा आजकल के बच्चे कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या किया, उस बड़े वाले को बुलाया, ये खिलौना तुझे चाहिए क्या? मैंने उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। मैंने कहा उसको दे दे छोटे वाले। अरे आप उसको जानते नहीं हो, वो मुझे वापस नहीं देगा। अरे मैंने कहा तू दे तो सही उसको। ठीक है, उसको दिया, मेरे पास आया और वो हम एक राजस्थान में है ना गांव में पहले खेल के थे, दोनों हाथ ऐसे करके नमक मिर्ची और ऐसे मार देते थे, पता है ऐसे हाथ आप पीछे ले गए तो आप बच गए। मैंने उसके साथ वो खेलना शुरू किया। उस छोटे वाले का ध्यान वहां से हटा खिलौने से, वो भी मेरे पास आया। उसने कहा बड़े वाले को ले ये तू पकड़, मैं खेलूंगा ये। बड़ा वाला खुश हो गया। ये बात आई गई हो गई। 7 दिन बाद में वो फैमिली मुझे वापस मिली। मैंने उनसे पूछा कि क्या हालचाल है साहब, क्या कमाल करते हो आप। आज बड़े वाले को एक चीज समझ में आ गई घर पे कि क्या कि उसे जो भी पाना है एक बार उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं घर में कुछ भी लाती हूँ, पेंसिल लाती हूँ, पेन लाती हूँ, ड्राइंग बुक लाती हूँ, कुछ भी लाती हूँ, छोटा वाला उस पर अतिक्रमण करता है। बड़ा वाला ठीक है तू ले ले, वो अपने रूम में जाता है, कोई पुराना सा खिलौना निकालता है, उससे खेलना शुरू करता है, उसको दिखाता। छोटा वाला कहता है इसमें मजा नहीं, मजा हुआ है। वो उसे छोड़ता है, उसको पकड़ता है, बड़े वाले को अपनी चीज मिल जाए। तो बच्चे कुछ ऐसे ही होते हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ हमें दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, उनके फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे आपके साथ क्या हो पाएंगे, फैमिली में। वरना अपने दिल की बातें अगर वो आपको नहीं बताएंगे, जो उनके संस्कार हैं, पूरे जमाने में चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हैं नकली नकाब पहन के, नकली प्यार का लिबास ओढ़ के, उनके सामने एक्सेप्ट का ढोंग करेंगे आपके बच्चे थोड़े से। क्योंकि हम पूरे वेजिटेरियन लोग हैं, हम इमोशनल, हमारे बच्चे जो हमारी कई पीढ़ियां वेजिटेरियन हैं, हम बड़े इमोशनल, बड़े इनोसेंट से लोग हैं। ये सारे खून में जाता है, हमारे बच्चों तक पहुंचती है ये बातें। और बच्चे हमारे कैसे होते हैं, थोड़े इनोसेंट से होते हैं, और कोई भी हल्का सा कहीं भी प्यार उनको दिखता है, पेरेंट्स से तो मिलता नहीं। मेरे पास कई बच्चों के मेल आते हैं, बहुत लंबी 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 अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं और लास्ट में एक बात लिखते हैं, प्लीज पेरेंट्स को मत बताओ। और फिर ये जो लिबास पहने हुए, मुकुटा पहने हुए जो लोग बैठे हैं, वो आपके बच्चों का शोषण कर रहे हैं। देखिए अभी कोरोना था, कोरोना में मैं राजस्थान था, मेरा गांव पाली के पास है। एक रिलेटिव बीमार हुए कोरोना से, मैं उनको बागड़ हॉस्पिटल में लेके गया। वहां पर भीड़ पड़ी थी, जगह नहीं थी बाहर। जो भी मरीज आ रहे थे वो तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, गैलरी में मिट्टी में से पड़े थे। एक माँ की कोख में उसका 26 साल का बेटा ऑक्सीजन की कमी से मर गया। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया इस कोरोना में, बहुत सारे लोग। जो लोग पीछे बच गए उनको अभी तक काउंसलर्स की नीड है, उनका अभी तक वो डिप्रेशन में, अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन्होंने अपनों को खोया। जो आत्माएं मर गई इतने भय, इतने दर्द के साथ, और उन आत्माओं ने नया जन्म लिया, जिनके हो सकता है कि आप वर्तमान में उनके पेरेंट्स हैं। तो जरूरी नहीं कि बात कोरोना की करूं मैं, बहुत सारी त्रासदियां आई है, पहले एक्सीडेंट में मर जाते हैं। वो आत्माएं जो अभी आपके बच्चा बन के आपके घर में आई है, उसके संस्कार में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। भय है, डर है, रिजेक्शन है। कभी आप होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत डरपोक से होते हैं, लिफ्ट में भी अकेले नहीं जाते। 8 साल के हो गए, लिफ्ट में भी अकेले नहीं जाएंगे, वॉशरूम का दरवाजा भी पूरा बंद नहीं करेंगे, मम्मी के पापा के पास ही सोएंगे। वो आत्माएं अपने साथ कुछ संस्कार लेके आई हैं। हम क्या करते हैं बच्चों में, तू डरपोक है यार, इतना बड़ा हो गया और तू अभी तक लिफ्ट में नहीं जा पाता, सब दिन मम्मी के पीछे पीछे घूमता है। आपको क्या पता कि उसका संस्कार, उसके पूर्व जन्म का संस्कार कैसा है, वो अपने साथ क्या संस्कार लेकर आई है वो आत्मा। कुछ बच्चे बड़े हैं, टैलेंटेड होते हैं, जय जैसे,
ये जो आत्मा है, ये पूरा जीवन जी के, एक अच्छा जीवन जी के अपने साथ अच्छे संस्कार लेके आई है। प्रहलाद जी ने इतनी छोटी सी उम्र में नारायण को पा लिया था। ध्रुव भगवान ने, जो ध्रुव तारा है, ध्रुव जी ने तो 6 साल की उम्र के अंदर पूरे वेद शास्त्र याद भगवान से साक्षात्कार कर लिया था। वो आत्माएं भी तो अलग है। हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, देखो सामने वाले शर्मा जी का बच्चा ऐसा और तू ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे की आत्मा का हीलिंग नहीं हुआ, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया है, हमने उसको समझाया नहीं, उसको गाइडेंस नहीं दिया है, इसलिए वो बच्चा ऐसा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बच्चों पे इसलिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप 25-30 के होंगे ना, तब आपसे लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो आजकल? जैसे आप पढ़ रहा हूं, ठीक है। 30-35 के होंगे ना, तो आपसे लोग पूछेंगे बिजनेस कैसा चल रहा है? आप कहेंगे अच्छा। जब आप 50-55 के हो जाएंगे ना, चाहे आप कितने भी पैसे कमा दिए हो, तब आपसे लोग एक ही पूछेंगे बात, पता है क्या आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? ये खेती है साहब, इसे पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी। बच्चों को प्रोटेक्ट करने का एक ही सिद्धांत कि उनका रेस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए। अब आप कहेंगे कि बच्चों का आदर कैसा? बच्चों का बड़े को आदर होता है? अरे क्यों ना, उगते हुए सूरज है, नए अंकुर है, भगवान ने एक नया व्यक्तित्व आपके घर में भेजा है, एक नई आत्मा आपके घर में भेजी, बड़े सम्मान के साथ उनका आदर कीजिए, बड़े सम्मान के साथ उन्हें लव दीजिए, उन्हें रेस्पेक्ट दीजिए। आप ध्यान रखना कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हिंसा करते हैं, जो पेरेंट्स मारते हैं, डराते हैं, चुप बैठ जा, वो उनके अंतर मन में छप जाती है बातें। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ये बहुत ही अध्यात्म की बात बता रहा हूं। उनके अंतर मन में ये बातें लग जाती है, और जब समय का पहिया बदलता है, आप आज बच्चे कमजोर है, कल आप कमजोर होते हैं। जब पावर उनके हाथ में जाता है, वो आपसे बदला लेते हैं। फिर ये हकीकत है। अगर उनके अंदर जो हिंसा के जो भाव है ना, वो मरते नहीं है। इसलिए बच्चों का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान उन्हें करके दिखाइए। अब आप सेटिस्फाई हैं? कुछ समझ में आया? अब मैं चाहूंगा कि आप उसे कुछ इस टॉपिक पे कुछ पूछें। अपने दिमाग में कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए, कोई भी बात, कैसी भी बात। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है? सब मुस्कुरा रहे हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछ नहीं सकते, या पूछना मूड नहीं बनाता है ना। आपके आभा मंडल को देख के मैं समझ सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ईमेल आईडी देके जाऊंगा, आप उससे वहां पे वार्तालाप कर सकते हैं। चलिए, अब समय भी कम है, इसलिए मैं ब्रीफ में छोटे छोटे भागों में आपको समझाऊंगा। हाँ सर। हाँ बिल्कुल मयूर भाई, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। होता ऐसा है ना, मैं खुद भी हैरान हूं इस सवाल को लेके, मैं भी हैरान। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त के एक बेटा, सुबह उसको हॉस्पिटल में बेटा, उसकी वाइफ को, उसने मुझे बुलाया कि मिलने आओ। मैं गया हॉस्पिटल में मिलने के लिए। मिलने में उसने कहा कि सेल्फी खींचेंगे। माँ और बच्चा दोनों बेड पे, मैं उसके पास में खड़ा हूँ, वो उसका मेरा दोस्त पास में खड़ा है, हमने ऐसे सेल्फी ली। आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे प्यारे आई कांटेक्ट उस बच्चे के थे, 1 दिन के बच्चे, मोबाइल में देख रहा है। व्हाट इज दिस? आप किसी भी बच्चे को देखो, छोटे से छोटे बच्चे को देखो, उसका आई कांटेक्ट जैसे ही आपने कैमरा उठाया, उसका आई कांटेक्ट कैमरे के अंदर होगा। आप नोटिस करना इस बात। Why? क्यों? क्योंकि वो अभिमन्यु का भाई है, पेट में सब सीख जाता है। 9 महीने मां ने मोबाइल ही चलाया है, उसको पता है ये सेल्फी हो रही है। पहले दिन का बच्चा ही कांटेक्ट करता है। साहब, मुझे तो यकीन नहीं होता, आज के पेरेंट्स वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। ये बच्चे हंस रहे, हाँ, बोला कि भाई भैया जी बात तो सही कह रहे हैं। साहब, हम घर में घुसे,
कुछ ना कुछ मोबाइल में टाइम पास करते रहते हैं। आपके बेडरूम में आप मोबाइल से टाइम पास कर रहे हैं, भाभी जी किचन में कुछ कर रही है बात करती हुई फ्रेंड से, बच्चों के पास भी दादी का किसी का घर का मोबाइल है, बच्चे अपने बेडरूम में चला रहे हैं मोबाइल, आपको भी नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं। जो चीजें उन्हें 10 साल बाद में देखनी थी, कितने साल बाद? 10 साल बाद जो चीजें उन्हें देखनी थी वो चीजें वो अभी देख रहे हैं। जिस उम्र में हमारे दूध के दांत टूटते थे, उस उम्र में उनके दिल टूट रहे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, सही कह रहा हूं? जिस उम्र में हमारे दूध के दांत टूटते थे, उस उम्र में इनके दिल टूट रहे हैं, क्योंकि हम भी मोबाइल में लगे। मैं एक सिद्धांत देता हूं आपको, प्रश्न आया है तो अब अगर आप घर में 8:30-9 बजे जब भी आते हैं, अपने मोबाइल को साइलेंट करके रख लीजिए, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए। मैंने पहले कहा, आप कितना भी कह दो इनको मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़, नहीं छोड़ेंगे और 15 दिन तक घर में आने के बाद आप मोबाइल यूज मत कीजिए, मम्मी जी मोबाइल यूज मत कीजिए, प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उपदेश और आदेश, मैंने पहले ही कहा, उपदेश और आदेश से परिवर्तन नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ माइक का उधर जाओ, उधर हाँ सर, खड़े होकर पूछेंगे तो सब सुनेंगे आपके क्वेश्चन। बच्चों की मेमोरी और ब्रिलियंटनेस का कैसे बढ़ेगा, बड़ों के प्रति उनका रिस्पेक्ट कैसे बढ़ेगा, और आध्यात्मिक संस्कार कैसे? हाँ, क्या आपने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न एक ही बात कर रखे हैं, मुझे वापस दीजिए। बहुत सारे प्रश्न किए, अध्यात्मिक रुचि, मेमोरी, क्या क्या पूछा? मेमोरी कैसे बढ़ेगी, ब्रिलियंट कैसे होगा, बड़ों का रिस्पेक्ट, 1 2। तीसरा सवाल अध्यात्म। अब मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। पहला सवाल आपने पूछा कि उसकी मेमोरी कैसे बढ़ेगी। मैंने अभी आपको बताया था कि हर आत्मा अलग है, किसी का IQ पावर ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, उसको कंपेयर नहीं करना, उसको इंजीनियर डॉक्टर जरूरी नहीं है बनाना। बॉस आप बताइए, मैं कौन सा डॉक्टर हूं, मैं कौन सा इंजीनियर हूं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं। हर बच्चे के अंदर गॉड ने एक टैलेंट देके भेजा है और ये ड्यूटी है उसके पेरेंट्स की कि उस टैलेंट को पहचाने, उस बच्चे को वहां पुश करे। अगर उसको याद नहीं रहता, ठीक है, उसको प्लेयर बनाओ, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, उसको आप डांसर बनाओ। आज डांस के अंदर लोग करोड़ों रुपए कमाए, सब आपको चाहिए, हम सब बढ़िया बनी चाहिए। बच्चों को क्या चाहते हैं हम? फेमस। आप एक व्यापारी हैं, आप करोड़ों के मालिक हैं, आपको कौन जानता है शिरूर के अलावा? कोई नहीं। मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में माइक थमाया था, जब मैं 4 साल का था। आज मुझे पूरा भारत जानता है। कोई जरूरी नहीं है उसको, उसकी मेमोरी कम है, रहने दो। कई बच्चों के पास तो आंखें भी नहीं होती, पांव भी नहीं होते, फिर आंखें नहीं है, वो बड़े संगीतकार, बड़े अच्छे गीतकार, जिनके पास पांव नहीं। एक तो ऐसा मोटिवेशन एंकर है जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पांव नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पांव नहीं, और उसके मिलियंस में फॉलोअर है, मिलियंस में। उसको सुनने के लिए लोग लंबी लाइन लगाते हैं। पहला सवाल आपका ये। दूसरा था कि माँ बाप का सत्कार कैसे करें, वो माँ बाप का आदर कैसे करें। पहला ही सिस्टम है, रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। मैंने कहा ये उगते सूरज हैं, ये नए अंकुर हैं, भगवान ने एक नई आत्मा, नया व्यक्तित्व भेजा, इनका बड़ा सम्मान कीजिए। ना जाने कौन सी आत्मा आपके घर का है। रेस्पेक्ट और एक्सपेक्टेंस से ही ये आपका सत्कार करेंगे। और तीसरा सवाल था कि अध्यात्म की तरफ कैसे भेजें। तो अध्यात्म का एक ही है,
ये घोर नदी एक ऐसी पावन भूमि है, एक ऐसी धरती है, एक ऐसा धर्म का ये मुख है कि यहां जो पैदा होता है ना सब, वो अध्यात्मक ही होता है। उसको आध्यात्मिक बनाने की जरूरत नहीं है। इस धरती पे अगर भगवान ने किसी को भेजा है ना, वो क्या है साहब, इस संघ में आज से 150 साल पहले दीक्षा हुई। वाह, अंग्रेजों से जमाने से ये धरती अलग है। शिविर की धरती में जो पैदा है वो आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक का ठप्पा लगा के ही भेजा है गॉड ने उसको। ये आपका तीसरा सवाल का जवाब। थैंक यू सर। हाँ, गुड। सुनते नहीं, उल्टा जवाब देते। मैंने अभी आपको कहा, मैंने ये सारे जवाब दे चुका हूं आपको। बच्चे उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा अपनी पत्नी से कि तूने बच्चे को कहीं जाने से रोका था? उसने कहा हाँ। कहां? फव्वारे के पास। अंधेरा हो गया, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक सीधा कहां गया? फव्वारे के पास। वो वहीं बैठा था। इस दुनिया में कोई भी घसीटना पसंद नहीं करता। ये कर, वो कर ना। इस दुनिया में कोई घसीटना पसंद नहीं करता। आप उन्हें ये कहें तू जो कर रहा है ना, तू अच्छा बच्चा है मेरा, लेकिन तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सम्मान के साथ, प्रेम के साथ अगर वो जिद कर रहा है तो उसे करने दीजिए। इस उम्र में बच्चे जिद नहीं करेंगे तो, इस उम्र में बदमाशी नहीं करेंगे तो। आपको पता है कृष्ण भगवान जो थे ना, कान्हा जी, बड़े बदमाश थे, बड़े बदमाश थे वो। तो उनकी मैया क्या करती थी? जब भी चौके का काम करती थी, उन्हें पांव से बांध देती थी, रस्से से। आजकल आप क्या करते हैं? मोबाइल पकड़ा देते हैं। छोटा होता है, लकड़ी की काठी, वो देखता है, वाह, और लकड़ी की काठी देखता देखता पता नहीं कब क्या देख लेते हैं। गलतियां आपकी। आपने उसको मोबाइल दे दिया बचपन से ही। आजकल तो कई बच्चे ऐसे देखता हूं घरों में रोते हैं, मम्मी पास में मोबाइल रखती है, वो रोना बंद कर देता है। मम्मी ने सोचा चलो पिंड छूटा। रॉन्ग। बच्चे को समझाओ, मोबाइल देना छोड़ो। मोबाइल की आदत, जो भाई साहब ने पूछा मोबाइल लेते हैं, मोबाइल की आदत भी तो हमने लगाई है। एक ही सवाल का बच्चों को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका, बचपन से ही उनको फ्रेंड बना के रखो। मां बनने की कोशिश मत करो। पहले बच्चे जो हम थे, हम तो क्या करते थे आपको पता है? एक परिवर्तन जो आया वो बताता हूं। मैं जब 8th क्लास में था, मुझे याद है, मैं जब 8th क्लास में गांव में पढ़ता था, अपने छोटे से गांव में, बारिश होती थी। हम मोहल्ले वाले लड़के, 8th क्लास की बात बता रहा हूं, हम मोहल्ले वाले लड़के फटाफट चड्डी और टी-शर्ट खोला पूरा, और नंगे भूंगे होके सीधा मोहल्ले में और नाचते थे बारिश में। अब आजकल के बच्चों से पूछो, वो 1.5 साल का भी नहीं होता और शैम करता है। नहीं ना, सबके सामने नहीं मामा। क्यों? ये परिवर्तन कहां से है? ये चेंजेस 8th क्लास के स्टूडेंट जो लोग थे पहले, ऐसे कूद जाते थे नंगे ही। अब ये 1.5-2 साल के बच्चे भी किसी के सामने नंगा होना पसंद नहीं करते। समझिएगा, क्योंकि पहले हमारी उम्र 100 साल की हुआ करती थी। 25 साल जवानी के ब्रह्मचर्य जीवन, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर आश्रम बना। अब इनकी उम्र हो गई है कितनी? 60-50। ये 50 तक हिले डुले हो जाएंगे। मतलब अब क्या, 10 साल ही इनका ब्रह्मचर्य, 10 के बाद मान के चलते। तो चीज हमें 15 साल की या 12 साल की एज तक नहीं होती थी, वो इनमें भी 2 साल से शुरू हो। ये चीज को समझना, इसलिए उनको उसी ढंग से ट्रीट करना।
और कोई क्वेश्चन है? बहुत सवाल बहुत सही आए। एक सवाल और पूछिए कोई। माताओं से मैं उम्मीद करता हूं एक पेन या कागज की पहुंचाइए पीछे। हाँ, माता पिता होते माता पिता बोले तो कलश उठवली सुखते चले विनोदी घसटते हैं सुखते चले। सब कुछ बेटे को दिया, सब कुछ बेटे को दिया, तो बेटे मानते नहीं। ये क्यों हो रहा है? आजकल माता पिता की एक समस्या है कि बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं बच्चों पे, फिर भी बच्चे एक शिकायत करते हैं कि आपने हमें दिया ही क्या? ये बात है, आपने किया हमारे लिए किया ही क्या? क्योंकि माँ बाप सोचता है कि मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और बच्चा फिर भी कह रहा है कि आपने किया ही क्या मेरे लिए? आपका सवाल शायद यही है। इसका जवाब मेरा एक अगली पंक्ति में है, उससे पहले और शायद इस कहानी में भी आपको मेरा जवाब मिले। आप समझना बात। अब ये तो बातें थी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या? अब बच्चों आप सुनना समझना, हालांकि हम सब बच्चे किसी न किसी के तो बच्चे ही, हमारे लिए भी कहानी हो सकती है। एक 5 साल का एक लड़का, उसके पिताजी नहीं थे, उसकी मां थी, और मां जो थी वो एक आंख से काणी थी। क्या थी? काणी। काणी किसे कहते हैं? काणी किसे कहते हैं? लगता है सभी इंग्लैंड से आए हैं। किसे कहते हैं? एक आंख से दिखता ही नहीं, पूरी ब्लैक, पूरी बंद, उसे कहते हैं काना। एक आंख से उसकी मां काणी, बच्चा 5 साल का, वो मां छोटा सा गांव, खेड़ा गांव, बहुत छोटा, 100 परिवार का घर होगा, गांव का बस। 5वीं तक स्कूल, वो मां अपने बच्चे को रोज स्कूल छोड़ने जाती है। तो सारे बच्चे उस लड़के को चिढ़ाते हैं, ए तेरी मां काणी, तेरी मां भंडी, तेरी मां बदसूरत, तेरी मां मम्मी बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है, तेरी मम्मी को कपड़े पहनने का होश नहीं है, वो गरीब थी, सुबह शाम मजदूरी करती, तब जाके उसको पढ़ा पाती। बच्चों, अगर कोई आपको बोले ना कि आपका दोस्त अगर आपको बोले कि तेरी मम्मी ब्यूटीफुल नहीं है, तेरे पापा हैंडसम नहीं, वो आपका दोस्त नहीं है। अब वो लड़का घर में आके बोलता कि मां तू मुझे स्कूल छोड़ने मत आ। सारे दोस्त मुझे छेड़ते कि तेरी मां ऐसी, तेरी मां वैसी, तो मत आ। मां उसको गले लगाती, बेटा तू ही तो एक सहारा है। फिर भी उसको स्कूल छोड़ने जाती, वो बड़ा मां पे बड़ा गुस्सा करता, वो उसके मन में, वो गुस्सा उसके मन में दबता गया, दबता गया, दबता गया। 5वीं तक स्कूल थी, पढ़ने के लिए आगे किसी बड़े टाउन में, शहर में जाना था। बच्चे का हॉस्टल में उसने एडमिशन कराया, बच्चा पढ़ने लगा। अब महीने में एक बार जाना, वार्डन को पैसे देने के लिए मां दिन भर मजदूरी करती, कुछ लड्डू वड्डू बनाती और महीने में एक बार लेके जाती। तो भी उसके स्कूल के लड़के वही, देखो वो काणी आ गई, देखो वो गरीबनी आ गई, भिखारन आ गई। वो मां को खूब से बोली, मां तुम मत आ, तुम महीने में एक बार भी मत आ। जो गांव से जो बस आती है, बस के ड्राइवर रामू काका को तू मेरा सामान दे दे, मैं ले लूंगा, तू मत आ। समय का चक्र घूमता है, बच्चा स्टडी में इंटेलिजेंट होता है, उसको सरकार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, वो पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन के लग जाता है, और मां को पता भी नहीं कि उसका बच्चा कलेक्टर बन गया। लेकिन गांव के लोगों को पता चलता है कि हमारे गांव का प्राउड फील, हमारे गांव का एक छोरा एक जिले का कलेक्टर बन गया। एक भाई साहब जाते हैं, एड्रेस जाते हैं, उस मां को देते हैं, मां बड़ी खुश होती है। 20 साल जिस बेटे का इंतजार किया, मां बड़ी खुशी से वो पता लेकर कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा, मेरा खूब कलेक्टर बन गया। वो कलेक्टर साहब के घर पे जाती है, बेल बजाती है, एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है, वो देखते समझ जाती है कि मेरी पुत्र वधू है। पूछती है कलेक्टर साहब कहां हैं? कलेक्टर साहब घर से बाहर आते हैं, मां को देख के उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि मां अपनी गाय को अंदर भेज देंगे, कोई नहीं, अंदर जा। मां को साइड में लेके कहते हैं कि मां तू वापस आ गई, माना तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पढ़ाया, इसलिए तेरे लिए हर महीने मनी ऑर्डर भेजता हूं, क्या वो कम है?
माँ छोटा दिल लेके वापस घर पे आती है। जिस बेटे का 20 साल इंतजार किया, उसकी बातें सुन के 4 दिन में वो मर जाता है। आसपास के लोग उसको जला देते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बेटा ही कर सकता है। कलेक्टर साहब के पास मैसेज जाता है, कलेक्टर साहब आते हैं, सर नीचा करके बैठते हैं। पास का एक पड़ोसी एक लिफाफा ला के देता है कि माँ, आपकी माँ ने ये दिया था। उस लिफाफे में एक लेटर होता है, उस लेटर में वो उसकी माँ लिखती है कि बेटा, तू कहा करता था ना कि मैं काणी हुई, मैं काणी हूं, मैं काणी हूं, मैं ऐसी हूं। तुझे आज बताऊंगी कि मैं काणी क्यों हूं। सबसे पहले तो जो तू मनी ऑर्डर भेजता था, वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे किए हुए ले जा, एक भी मैंने यूज नहीं किया। जा तेरे बच्चों को मिठाई चॉकलेट लेना, ले जा। अब आप बड़े स्वाभिमानी होते हैं। आज मैं तुझे बताऊंगी कि मैं काणी हुई तो कैसे हुई। 10 साल हमारे औलाद नहीं थी, 10 साल। ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसे हमने पूजा नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां हम गए नहीं।